हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सुपर कॉमर्स। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि ये बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग का पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, वहाँ से आप पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिएगा। और जब तक आप पार्ट 1 नहीं देखोगे आपको पार्ट 2 में से कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए आगे की हम टर्म्स देखते हैं, क्या है वो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो सबसे पहले है लायबिलिटीज यानी देयता। देखिए, लायबिलिटीज का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू पे, यानी किसी भी पर्सन को या फिर कंपनी को पेमेंट करने की बाध्यता, पेमेंट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी। और ये कब अराइज होती है? ये तब अराइज होती है जब कोई भी बिजनेस एंटरप्राइजेस उधार माल खरीदता है या फिर लोन लेता है, या फिर ऐसे खर्चे जिसके लिए सर्विस ले चुके हैं लेकिन अभी पेमेंट नहीं की है, या फिर ऐसी इनकम जिसको एडवांस में ले लिया गया है लेकिन बदले में कोई भी काम नहीं किया गया है। तो ये सब क्या होती हैं? लायबिलिटीज़ होती हैं। एग्जांपल आपकी स्क्रीन के आगे है। सबसे पहले कैपिटल ही होती है। कैपिटल वो अमाउंट होता है जो कि बिजनेस का मालिक, ओनर या फिर हम कहें प्रोप्राइटर या पार्टनर्स या फिर शेयर होल्डर्स पैसा लगाते हैं बिजनेस में। जो भी अमाउंट ओनर के द्वारा, मालिक के द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है बिजनेस में, वो कैपिटल कहलाती है। ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। उसके बाद आता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो व्यक्ति होते हैं जिनको पैसा देना होता है, यानी अगर बिजनेस ने किसी पर्सन से या फिर कंपनी से उधार माल खरीदा है तो ऑब्वियसली फ्यूचर में पेमेंट करनी पड़ेगी। तो वो कंपनी या फिर व्यक्ति जिनसे उधार माल खरीदा जाता है वो क्रेडिटर्स कहलाते हैं। बिल्स पेबल, जब क्रेडिटर्स एक डॉक्यूमेंट देते हैं बिजनेस को कि आप पैसा 2 महीने बाद दे देना है, 3 महीने बाद दे देना, और बिजनेस उसको सिग्नेचर करके वापस क्रेडिटर्स को देता है, तो जो डॉक्यूमेंट्स क्रिएट होता है उस डॉक्यूमेंट्स को बोलते हैं बिल्स पेबल। तो जब ये ट्रांजेक्शन होती है उस समय पर जो क्रेडिटर्स है उनको राइट ऑफ कर दिया जाएगा और बिल्स पेबल नाम का एक नया अकाउंट जनरेट हो जाएगा। ये भी एक लायबिलिटी होती है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे खर्चे जिसके बदले में सेवाएं तो ले ली हैं लेकिन पैसा नहीं दिया गया है। वर्कर्स ने काम कर दिया लेकिन पैसा नहीं दिया, तो वेजेस क्या है? देने तो है ना, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद। तो क्या है? ये रेस्पॉन्सिबिलिटी टू पे इन द फ्यूचर तो है ही। तो क्या है? ये लायबिलिटी है। उसके बाद है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब ऐसी आय जिसके बदले में कोई भी काम नहीं किया गया है, और ये जब तक लायबिलिटी बनी रहती है जब तक इसके बदले में सर्विसेज प्रोवाइड ना कर दी जाएं। और जैसे ही ये सर्विसेज प्रोवाइड कर दी जाती हैं वैसे ही ये लायबिलिटी से इनकम में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ऐसी कोई भी इनकम जो एडवांस में मिल गई है वो भी क्या होती है? लायबिलिटी होती है। लॉन्ग टर्म लोन सीधा सीधा है, बैंक से कोई भी लोन लिया है तो क्या है? वो लायबिलिटीज है क्योंकि पेमेंट करनी ही पड़ेगी। बैंक ओवरड्राफ्ट, जब हम बैंक से ज़्यादा पैसा निकाल पाते हैं, यानी अगर हमने अकाउंट में पैसा जमा कराया है उससे ज़्यादा हम निकाल पा रहे हैं, तो जितना पैसा ज़्यादा निकाला है वो क्या कहलाता है? बैंक ओवरड्राफ्ट। जैसे कि सेविंग अकाउंट में आपने 10,000 रुपये डिपॉजिट कराए लेकिन ज़रूरत पड़ने पर आपने 15,000 रुपये बैंक से ले लिए, तो जो 5,000 रुपये आपने एक्स्ट्रा निकाले हैं वो बैंक ओवरड्राफ्ट है और वो एक लायबिलिटी है क्योंकि वो 5,000 रुपये आपको पे करने ही पड़ेंगे बैंक को। तो ये हो गई लायबिलिटी। अब जैसे कि एसेट्स के बारे में आपने देखा था, कई तरह की होती हैं। सिमिलरली लायबिलिटी भी 2 तरह की होती हैं बेसिक तौर पर। सबसे पहले इंटरनल लायबिलिटी यानी आंतरिक देयता, और दूसरी होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी मतलब ओनर के प्रति जो भी लायबिलिटी होती है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और बार बार मैं बता चुकी हूँ कि जो बिजनेस का मालिक होता है वो बिजनेस में जो भी पैसा लगाता है, जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करता है या फिर कोई वस्तु देता है, कोई भी थिंग देता है बिजनेस में, तो वो क्या कहलाती है? वो बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी बन जाती है और फ्यूचर में बिजनेस इतना अमाउंट पे करेगा ओनर को। तो इंटरनल लायबिलिटी मतलब लायबिलिटी टूवर्ड्स द ओनर, मालिक के प्रति जो भी देता है वो इंटरनल लायबिलिटी कहलाती है। और इसका सिर्फ एक ही एग्जांपल है, वो है कैपिटल। तो किसी भी तरह की कैपिटल अगर इंट्रोड्यूस की जाती है ओनर के थ्रू तो वो इंटरनल लायबिलिटी होती है। इसके अलावा जितनी भी लायबिलिटीज हैं वो सब एक्सटर्नल लायबिलिटीज की कैटेगरी में आती हैं। क्यों? क्योंकि वो अमाउंट बिजनेस को बाहर के लोगों को पे करना है, और वो बाहर के लोग कोई भी हो सकते हैं, कोई बैंक हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई भी पर्सन हो सकते हैं। तो जो एक्सटर्नल लायबिलिटी है वो भी आगे चलकर 2 तरह की कैटेगरी में डिवाइड हो जाती है। पहला करंट लायबिलिटी और दूसरा नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी को हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटी भी कहते हैं क्योंकि ये
1 साल के अंदर पेमेंट करनी होती है इस अमाउंट को। तो अगर ऐसी कोई भी देता है जिसका अमाउंट 1 साल के अंदर अंदर पे करना है तो वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होगी। ज़्यादातर जो लायबिलिटी होती है वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है, जैसे कि क्रेडिटर्स, जो भी माल उधार खरीदा जाता है उसके बदले में जो पैसे दिए जाने हैं वो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या 3 महीने बाद दिए जाते हैं। तो जो क्रेडिटर्स होंगे वो भी क्या होंगे, करंट लायबिलिटी होगी, क्योंकि 1 साल के भीतर भीतर उनको पैसा देना है। सिमिलरली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, खर्चे, भाई वर्कर से काम करा लिया, वेजेस अभी ड्यू है, तो वो वेजेस ये थोड़ा है कि वर्कर से काम करा लिया और हम पेमेंट 1 साल बाद करेंगे या 2 साल बाद करेंगे, 1 साल के अंदर ही अंदर करना होता है, 1 महीने बाद या फिर 2 महीने बाद। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी एक करंट लायबिलिटी है या फिर हम कहें शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है। सिमिलरली बैंक ओवरड्राफ्ट, अभी मैंने समझाया था कि अगर आप पैसा जितना ज़्यादा निकाला है उसको भी आपको 1 साल के भीतर भीतर पे करना होता है, या फिर बैंक से ऐसा कोई लोन लिया है जिसको 1 साल के अंदर अंदर पे करना है। बिल्स पेबल, मैंने अभी बताया था बिल्स पेबल क्या होते हैं, ये भी एक शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है, क्योंकि क्रेडिटर्स भी क्या है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, और क्रेडिटर्स ही तो कन्वर्ट होते हैं बिल्स पेबल में। एडवांस इनकम रिसीव्ड, अभी बताया था कि अगर कोई भी इनकम रिसीव हुई है तो उसके बदले में काम आपको करना पड़ेगा, 1 महीने 2 महीने के अंदर कर दोगे, लेकिन अगर नहीं किया तो फिर तो पेमेंट वो करनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है ना कि आपने एडवांस के नाम पर पैसा ले लिया लेकिन रिटर्न 1 साल बाद करोगे, 2 साल बाद करोगे, ऐसा नहीं होता है। तो ये सारी क्या है, करंट लायबिलिटीज़ हैं, यानी इन सभी लायबिलिटीज़ को, इन सभी देयताओं को 1 वर्ष के भीतर भीतर चुकाया जाता है, विद इन 1 ईयर हमें पेमेंट करनी होती है। उसके बाद आता है नॉन करंट लायबिलिटी। इसका एक ही एग्जाम्पल है कि बैंक से या फिर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वित्तीय संस्था से लोन लिया है, ऋण लिया है, और वो पेबल है 1 साल के बाद, यानी 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद या उससे ज़्यादा। तो ये सारे लोन्स क्या कहलाते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी या फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहलाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है उसका नाम है रिसीट्स। रिसीट्स का मतलब हिंदी में है प्राप्तियाँ। मतलब देखिए, बिजनेस का मेन पर्पस होता है इनकम जनरेट करना, पैसा कमाना। अब पैसा कमाने के लिए बहुत सारे काम किए जाते हैं। तो बिजनेस में कैश इनफ्लो जो भी होता है, यानी कैश आ रहा होता है। अब कैश वो कहीं से भी आ सकता है, वो ओनर भी दे सकता है, आप बैंक से लोन भी ले सकते हो, माल को बेचकर भी पैसा आ सकता है, इन्वेस्टमेंट दी उसको बेचकर भी पैसा आ सकता है, कोई एसेट पुरानी हो गई उसको बेच दिया पैसा आ गया, न्यूज़पेपर्स पुराने हो गए उसको बेच दिया पैसा आ गया। तो पैसा कहीं से भी आ रहा है, उसको बोलेंगे हम रिसीट्स। यानी बिजनेस में जो भी पैसा आता है उसको रिसीट्स बोलेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। अब जो रिसीट्स हैं वो 2 तरह की होती हैं, एक तो कैपिटल रिसीट्स और दूसरी होती है रेवेन्यू रिसीट्स। तो सबसे पहले हम कैपिटल रिसीट्स के बारे में बात करते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं पूंजीगत प्राप्तियाँ। इसका क्या मतलब है, ये चीज़ें आप यहाँ पर ध्यान से समझना, क्योंकि ये चीज़ें आगे चलकर आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाएंगी। और अगर आपको इसमें डिफरेंस समझ में नहीं आया तो आप कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना पाओगे, क्योंकि वहाँ पर आपको जितनी भी रिसीट्स हैं, जितना भी कैश रिसीव हुआ है, उसमें आपको पहचानना ज़रूरी है कि कौन सा कैश रिसीट कैपिटल रिसीट में आएगा और कौन सा कैश रिसीव्ड रेवेन्यू रिसीट्स में आएगा। तो कैपिटल रिसीट्स का मतलब है ऐसा कैश जो आपको प्राप्त हुआ है किसी भी एसेट को बेचने पर, या फिर कोई भी लोन लेने पर, या फिर मालिक द्वारा बिजनेस में पैसा लगाने पर, या फिर कोई ऐसा सोर्स जो कि रिकरिंग नेचर का नहीं है, यानी बहुत ही रेयर है, बहुत ही रेयर तरीके से आपको पैसा रिसीव होता है। और जो बिजनेस किया जाता है उसका पर्पस कैपिटल रिसीट्स कमाने का बिल्कुल भी नहीं होता। ये ऐसी रिसीट्स होती हैं जो ओकेजनली कभी कभी हो जाती हैं। पुराना एसेट हो गया, पुराना फर्नीचर हो गया, उसको बेच दिया तो वो पैसा आ गया, लेकिन वो बिजनेस का काम तो नहीं है। कभी कभी हम पुरानी चीज़ें बेचते हैं, पुराने एसेट्स बेचते हैं, या फिर अब बिजनेस को पैसे की कमी पड़ गई तो बैंक से लोन ले लिया तो वो पैसा आ गया। अब लोन तो बार बार नहीं लिया जाता, हर रोज़ तो नहीं लिया जाता। या फिर ओनर है वो कैपिटल लगा रहा है, फिर एक एडवांस कैपिटल और लगा दी 2 साल बाद, तो ओनर रोज़ तो पैसा नहीं लगाता। तो ये जो नॉन रिकरिंग कैश रिसीव हो रहा है यही क्या कहलाता है, कैपिटल रिसीव कहलाती हैं। और इनके होने या ना होने से बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बिजनेस कैपिटल कैश को रिसीव करने के लिए नहीं बनाया जाता। तो इसके जो एग्जांपल हैं वो होते हैं कि आपने कोई भी एसेट बेच दी, जैसे कि मशीनरी बेच दी, बिल्डिंग बेच दी, फर्नीचर बेच दिया, या फिर
बैंक से लोन ले लिया या फिर इन्वेस्टमेंट की थी, बैंक में एफडी थी, पैसे की ज़रूरत पड़ गई वो एफडी तोड़वा ली, या फिर किसी को लोन दिया था वो रिसीव हो गया। तो ये है एग्जांपल आपके कैपिटल रिसीट्स के। अब बात आती है रेवेन्यू रिसीट्स की। रेवेन्यू रिसीट जस्ट अपोजिट होता है कैपिटल रिसीट्स का। जहाँ कैपिटल रिसीट्स नॉन रिकरिंग होते हैं, यानी कभी कभी प्राप्त होते हैं, वहीं रेवेन्यू रिसीट्स रिकरिंग नेचर की होती हैं, बार बार प्राप्त होती रहती हैं। जैसे कि आपने रेस्टोरेंट खोला है, तो रेस्टोरेंट में जो कैश आएगा वो बार बार कहाँ से रिसीव होगा? जब कस्टमर्स आकर खाना खाएंगे, तो कस्टमर आकर खाना खा रहे हैं, वो आपको पैसे दे रहे हैं, तो जो वो पैसा है वो क्या है? रेवेन्यू रिसीट्स हैं। तो यानी रेवेन्यू रिसीट्स ऐसा कैश होता है जो कि बिजनेस में बार बार यूज होता रहता है और इसके होने या ना होने से बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पर फर्क पड़ता है। अगर किसी साल रेवेन्यू रिसीट कम रिसीव होगा तो उस साल प्रॉफिट भी कम होगा। अगर किसी साल रेवेन्यू रिसीट्स ज़्यादा होंगी तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो यानी ये डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं कंपनी की या फिर बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पर। इसका जो दूसरा नाम है वो रेवेन्यू भी होता है और इनकम भी होता है। तो अगर कोई बोले कि इनकम्स क्या होती हैं और रेवेन्यूज़ क्या होती हैं, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड। रेवेन्यू और इनकम्स या फिर रेवेन्यू रिसीट्स एक ही मतलब है, यानी ऐसा कैश जो कि बार बार प्राप्त होता है। इसके जो एग्जांपल हैं वो आप देख सकते हो कि आप कोई भी माल बेचते हो या फिर आप कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, तो उसके बदले में जो भी पैसा मिल रहा है, आपने अगर माल उधार बेचा है तो डेटर से जो पैसा मिलेगा, या फिर पिछले साल आपको किसी डेटर से पैसा नहीं मिला लेकिन अगले साल वो मिल गया, तो उसको बोलते हैं बैड डेट रिकवर्ड, तो वो पैसा हो गया। या फिर आपने सेविंग अकाउंट खोला हुआ है बैंक के नाम पर और उस सेविंग अकाउंट से कोई भी इंटरेस्ट रिसीव मिल रहा है, तो वो भी क्या हो गया। या फिर किसी और दूसरी कंपनी के शेयर आपने लिए हुए हैं, यानी उसमें इन्वेस्ट किया है, तो उस कंपनी से अगर डिविडेंड मिल रहा है आपको, तो वो हो गया। रेंटल इनकम मैंने बताई थी कि कोई गोडाउन पड़ा है या फिर कोई पार्किंग एरिया है जिसको आपने रेंट पर दे दिया, तो रेंट जो रिसीव हो रहा है, आपको अपने कस्टमर से कैश डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, आपने किसी के बदले कोई काम किया जिसके बदले आपको कमीशन रिसीव हो गया। या फिर न्यूज़पेपर आप बेच रहे हो, अब न्यूज़पेपर को मैंने इसमें क्यों डाला है रेवेन्यू में, और मशीनरी या फिर फर्नीचर को अगर हम बेचते हैं तो वो कैपिटल रिसीट क्यों है? वो इसीलिए है क्योंकि फर्नीचर या फिर मशीनरी कई सालों में पुराने होते हैं, 10 साल में 20 साल में पुराने होते हैं, तब हम उनको बेचते हैं। लेकिन जो न्यूज़पेपर हैं वो तो एक महीने में वो कितने सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो हमें हर महीने निकालने पड़ते हैं वो। तो इसीलिए क्योंकि ये रिकरिंग नेचर के, इसीलिए इसको रेवेन्यू रिसीट्स में डाला है। अगर आपको कभी भी प्रॉब्लम आए और आपको समझ में ना आए कि ये जो कैश रिसीव हो रहा है ये रेवेन्यू नेचर का है या फिर कैपिटल नेचर का है, तो आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिएगा कि क्या ये बिजनेस में बार बार रिसीव हो रहा है या फिर कभी कभार। अगर कभी कभार रिसीव होता है तो सीधे आप उसको कैपिटल रिसीट्स में डाल दीजिए, और अगर वो बार बार रिसीव हो रहा है, फ्रीक्वेंटली रिसीव हो रहा है, तो आप उसको रेवेन्यू रिसीट्स में डाल सकते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड गेन्स के बारे में। एक्चुअल में जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि प्रॉफिट का क्या मतलब होता है और गेन का क्या मतलब होता है, यानी हिंदी में कहें तो लाभ और अभिवृद्धि। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट की बात करते हैं। प्रॉफिट एक्चुअल में वही है जो जनरली आप लोग समझते हो कि जब हम टोटल इनकम में से खर्चे को घटा देते हैं तो जो नेट रिजल्ट हमारे पास आता है वो प्रॉफिट होता है। आपकी जितनी भी अर्निंग है उसमें से आप जितने भी खर्चे करते हो, अगर आप अर्निंग में से उन खर्चों को घटा देते हो तो आपके पास जो भी अमाउंट बचता है वो कहलाता है प्रॉफिट। एक एग्जांपल लेके हम इसको समझ लेते हैं। एक बिजनेस है जो कि कपड़ा बनाता है। अब उसने क्या किया कि जो कच्चा माल था वो उसने खरीदा 1 लाख रुपए का। उस 1 लाख रुपए के कच्चे माल को उसने प्रोसेस करके मार्केट में बेच दिया 3 लाख रुपए का, तो ये 3 लाख रुपए की रेवेन्यू हो गई। उसके बाद ये जो प्रोसेस में जो भी खर्चा हुआ था वो इस तरह से है कि जो वर्कर को उसने सैलरी या फिर वेजेस दिए एम्प्लॉयज़ को, वो टोटल था उसका सैलरी एंड वेजेस 80,000 रुपये का। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल था वो 20,000 पेमेंट की गई। तो ये परचेज है, यानी ये खर्चा है रॉ मटेरियल का और ये खर्चा है वेजेस एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल का, और ये इनकम है जो कि माल को बेचने से मिली है। तो प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला होता है सिंपल सा, जो आप अभी तक करते आ रहे हो, इनकम माइनस एक्सपेंसेस। यहाँ पर इनकम क्या कहलाएगी? सेल्स ही कहलाएगी। तो सेल्स में से आप परचेज यानी जो भी रॉ मटेरियल आपने खरीदा है उसका अमाउंट लेस कर दोगे, फिर वेजेस और सैलरी जो भी पेड की है वो
माइनस कर दोगे, उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी बिल का जितना भी अमाउंट पे किया है उसको आप माइनस कर दोगे, तो नेट रिजल्ट आया आपके पास 1 लाख रुपीज। तो ये 1 लाख रुपीज क्या हो गया, नेट प्रॉफिट हो गया। तो आई होप यहाँ से अब आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रॉफिट कैसे निकलता है। और ये प्रॉफिट निकालने का जो मेथड है किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर ही निकाला जाता है, ऐसे रफली हम नहीं निकालते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम गेन्स की। देखिए गेन्स बिल्कुल अलग होता है प्रॉफिट से। ये गेन्स एक ऐसा बेनिफिट होता है जो कि उन ट्रांजेक्शन से मिलता है जो रेगुलर नेचर की नहीं है, कभी कभी होने वाली हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी पुरानी संपत्ति थी, कोई भी पुरानी असेट हो गई, जैसे कि मशीनरी हो गई या वो फर्नीचर हो गया या फिर कुछ और हो गया, उसको बेच दिया, लेकिन जो भी उसकी बुक वैल्यू थी उससे ज़्यादा प्राइस पर बेच दिया। फॉर एग्जाम्पल एक फर्नीचर पड़ा हुआ था बिजनेस में जिसकी बुक वैल्यू थी 1 लाख रुपए, लेकिन मार्केट में वो बेच दिया 1,20,000 रुपए का। तो जो 20,000 रुपए एक्स्ट्रा रिसीव हुए ये क्या है, ये गेन्स है। और क्योंकि बिजनेस में फर्नीचर, पुराना फर्नीचर बार बार तो बेचा नहीं जाता है, तो इसीलिए प्रॉफिट की कैटेगरी में नहीं आएगा बल्कि ये गेन्स की कैटेगरी में आएगा। इसके अलावा गेन्स के और क्या एग्जाम्पल है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो जितने अमाउंट का इन्वेस्टमेंट किया था उससे ज्यादा का अगर सेल कर देते हैं तो जितना ज्यादा पैसा मिला वो गेन्स कहलाता है। जैसे कि एफडी में लगाए 5 लाख रुपए, लेकिन जब निकाले तो मिल गए 5,80,000 रुपए, तो जो 80,000 रुपए हैं वो गेन्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। या फिर कोई लॉटरी टिकट जीत ली या फिर किसी कोर्ट में कोई केस जीत लिया, यानी ऐसा प्रॉफिट, ऐसा फायदा जो कि कभी कभार ही होता है, रेगुलर नेचर का नहीं होता है, उसको हम गेन्स बोलते हैं। जब आप अपनी 11th क्लास की बुक में क्वेश्चंस करोगे तो जो सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल होगा वो ये होगा कि कोई भी ओल्ड एसेट बेची जाएगी और उसको बेचने पर आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, यानी उसकी बुक वैल्यू से ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अब यहाँ कई सारे स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये बुक वैल्यू क्या होती है। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, बिजनेस में लेन देन होते हैं, उसको हम सबसे पहले लिखते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं जर्नल में, फिर उसकी लेजर पोस्टिंग करते हैं यानी अकाउंट बनाते हैं। तो वो जो अकाउंट में जो वैल्यू दिखाई जाती है किसी भी हेड की उसको हम बोलते हैं बुक वैल्यू, यानी बैलेंस शीट में किसी भी एसेट की जो वैल्यू दिखाई गई है उसको बुक वैल्यू बोलते हैं। और मार्केट में जब बेचने जाओगे तो जितने पैसे मिलेंगे या मिल सकते हैं उसको मार्केट वैल्यू या फिर मार्केट प्राइस कहते हैं। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है एक्सपेंडिचर। अब भी इससे पहले आपने पढ़ा था रिसीट्स के बारे में, यानी कैश इनफ्लो। बिजनेस में अगर कहीं से भी कुछ भी पैसा आता है तो उसको रिसीट्स माना जाता है, जो कि आगे चलकर 2 कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है। सिमिलरली एक्सपेंडिचर का मतलब है आउटफ्लो ऑफ कैश, यानी किसी पर भी अगर पैसा खर्च हो रहा है तो जो भी पैसा खर्च किया जाता है चाहे किसी भी नेचर का क्यों ना हो उसको एक्सपेंडिचर माना जाता है। तो जैसे रिसीट्स 2 तरह की होती है ऐसे ही एक्सपेंडिचर भी जनरली 2 तरह का होता है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक और कैटेगरी होती है इसकी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो मैं बाद में बताऊंगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा खर्च जो कि कभी कभार ही होता है। यहाँ आप इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म एसेट्स यानी किसी भी तरह की लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, जो भी हमने अभी फिक्स्ड एसेट्स के बारे में बात की थी, टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में बात की थी। तो अगर आप इस तरह की कोई भी एसेट खरीदते हो बिजनेस में तो ये सब क्या कहलाया जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाए जाएंगे। क्योंकि इसके अलावा कोई किसी भी तरह की फिक्स्ड एसेट खरीदते टाइम अगर कोई लीगल एक्सपेंसेस होता है इसको उसका लाइसेंस लेने में, तो वो भी क्या आता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ही कहलाता है। अगर आपने कोई फिक्स एसेट खरीदी है और उसको इंस्टॉल करने के लिए जो भी पैसा दिया जा रहा है वो भी उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाता है। एग्जाम्पल, आपने 1 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी है, अब उस मशीनरी को सेटअप करने के लिए आपको 10,000 रुपये पे करने पड़ गए, तो आपको मशीनरी कितने की पड़ी, ऑब्वियसली 1,10,000 रुपये की। तो वो 10,000 रुपये आप मशीनरी की कॉस्ट में तो ही जोड़ोगे ना, तो क्या हो जाएगा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। आप यह चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि जब आप फाइनल अकाउंट्स बनाओगे तो ये चीज़ आपको कई बार कंफ्यूज करोगी कि जो इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं या फिर फ्रेट वगैरह होते हैं फिक्स एसेट को खरीदते टाइम, वो कौन से कैटेगरी के होते हैं। तो ये सब कैपिटल नेचर के होते हैं और उसकी कॉस्ट में ही ऐड कर दिए जाते हैं। सिंपल सी बात है, अगर आप किसी भी तरह की फिक्स एसेट खरीद रहे हो तो खरीदते टाइम कैसा भी एक्सपेंस होता है, कैसा भी खर्चा होता है, तो वो सब उसी की कॉस्ट में ऐड कर देते हैं और वो सारे खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर
कहलाते हैं। इसके अलावा कि अगर आप फिक्स्ड असेट पर कोई भी ऐसा खर्चा कर रहे हो जो उसकी वैल्यू को बढ़ा देता है या उसकी वर्क कैपेसिटी को बढ़ा देता है या फिर किसी भी तरह का एक्सटेंशन होता है, बढ़ावा होता है, तो वैसा खर्चा भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ही आता है। जैसे कि ऊपर छत पर आपने एक कमरा बनवा दिया तो वो क्या है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। या फिर आपने पार्किंग शेड बनवा दी बाहर, जो कि खाली जमीन पड़ी हुई थी, पार्किंग की प्रॉब्लम थी, तो वहाँ पार्किंग शेड बनवा दिया, फिर पार्किंग हॉल बनवा दिया, कुछ भी। तो इससे क्या होगी, उस बिल्डिंग की वैल्यू में बढ़ोतरी हो जाएगी। दूसरा एग्जांपल, आपके पास एक सिलाई मशीन है। सिलाई मशीन को आपको बैठ के चलानी पड़ती थी, लेकिन आप उसके नीचे पैर लगवा लेते हो, उसको इस तरह से करवा लेते हो जिससे कि आप जो काम 2 घंटे में करते थे वही काम अब 1 घंटे में हो जाएगा। तो इस तरह का जो खर्चा होगा वो भी कैपिटल नेचर का होगा और उससे आपकी जो मशीनरी की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा कभी कभी हम नए एसेट की जगह पुरानी एसेट भी खरीद लेते हैं। तो जब आप वो पुरानी एसेट खरीदते हो तो उस समय भी जो खर्चे किए जाते हैं वो भी कैपिटल नेचर के ही होते हैं। आपने एक कार खरीदी, कार में बहुत सारी कमियां थी, कंडीशन में लाने के लिए आपको खर्चे करने पड़ते हैं। अब यहाँ पर ये खर्चा कैपिटल नेचर का होगा। अब इसके बाद हम चलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जस्ट अपोजिट होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का। जहां कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग होता है, यानी कभी कभार होने वाला होता है, वहीं जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो रिकरिंग का होता है, यानी बार बार होता रहता है। ऐसे खर्चे जो कि बिजनेस को चलाने के लिए बहुत ही आवश्यक है, बिना इनके तो बिजनेस चल ही नहीं सकता। बिजली चाहिए, पानी का बिल चाहिए, फ्यूल चाहिए, वेजेस एंड सैलरीज पे करनी पड़ती हैं। तो ये सारे खर्चे कैसे हैं, ये सारे खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के हैं। अगर आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हो तो उसके लिए रॉ मटेरियल आपको खरीदना पड़ेगा, उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। तो ये सारे खर्च के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के आते हैं। एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि सैलरी, वेजेस, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सारे जो डेली रूटीन के खर्चे होते हैं ये सब क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। अगर आपने किसी चीज का लाइसेंस, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर वगैरह लिया हुआ है तो उसकी एक फीस होती है, एनुअली, मंथली वगैरह। तो ये क्योंकि रिकरिंग नेचर की होती है इसीलिए ये खर्चा भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही कहलाता है। आप रॉ मटेरियल खरीदते हो तो वो परचेज माना जाता है इसको, और परचेज यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। उसके बाद फिक्स्ड एसेट पे से डेप्रिसिएशन। अब ये डेप्रिसिएशन क्या होता है, ये डेप्रिसिएशन एक तरह का खर्चा ही होता है, रेवेन्यू नेचर का खर्चा होता है। इसका क्या मतलब होता है कि कोई भी एसेट आपके पास है, कोई भी प्रॉपर्टी आपके पास है, तो टाइम के साथ साथ उसकी वैल्यू में, उसकी वर्किंग कंडीशन में, उसकी कैपेसिटी में कमी होती जाती है। तो जितनी वैल्यू की, जितनी मनी की उसमें कमी आई है वही क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन। यानी वियर एंड टियर, यूसेज की वजह से जो कमी आती है वही डेप्रिसिएशन कहलाता है। ये भी एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जिसको हम इनकम में से घटाते हैं। इसके अलावा फिक्स्ड एसेट आपके पास है किसी भी तरह की, उसको नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में बनाए रखने के लिए आप किसी भी तरह का रिपेयर कराते हो तो वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। लेकिन वहीं अगर इस रिपेयर से उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उसकी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाती है तो फिर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप कभी भी आपको क्वेश्चन में आता है कि रिपेयर है 10,000 रुपये की, 5,000 रुपये की, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई होती है तो आप उसको रेवेन्यू नेचर ही मानोगे। लेकिन वहाँ अगर लिखा होता है कि इससे इसकी वैल्यू बढ़ गई या वर्किंग कैपेसिटी बढ़ गई तो फिर आप उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानोगे। तो इसी के साथ ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी खत्म हो गया। तो अब जो नेक्स्ट टर्म है वो है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर की ही एक कैटेगरी है जो नेचर में तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और उसका भुगतान भी एक पर्टिकुलर ईयर में कर दिया जाता है, लेकिन जो इसका जो बेनिफिट है वो आने वाले कई सालों तक मिलता रहता है। तो इसीलिए इसको जिस साल पे किया था उसी साल की इनकम में से ना घटाकर हम आने वाले कई सालों की इनकम में से घटाते जाते हैं। जैसे कि आपने एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई खर्चा किया 1 लाख रुपए का, अब उसका जो प्रॉफिट है आने वाले कई सालों तक चलता रहेगा। माना अगले 5 साल तक आपको एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट मिलता रहेगा। जो एडवर्टाइजमेंट है वो 5 साल तक चलते रहेंगे और खर्चा सिर्फ आपको 1 लाख रुपए एक ही बार में करना है। तो ऑन एन एवरेज 20,000 रुपए का जो बेनिफिट है वो हर साल मिलेगा। तो पूरे 1 लाख को स्टार्टिंग में ही ना घटाकर आप क्या करोगे कि 20,000 रुपए का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आप धीरे धीरे करके 5 साल तक घटाओगे और जो रिमेनिंग पोर्शन है वो बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाते जाएंगे। उसके बाद आ जाता है बैड डेट्स। बैड डेट्स मतलब ऐसी धनराशि जो कि डेटर से लेनी थी लेकिन नहीं मिली। डेटर्स यानी आपको बताए थे वो व्यक्ति या फिर वो कंपनीज, वो बिजनेस एंटरप्राइजेस जिससे पैसा लेना है लेकिन बाई चांस वो पैसा नहीं दे पाते, वो पैसा डूब जाता है। तो जितना पैसा डूब गया वो कहलाता है बैड डेट्स। यानी आपने 10,000 रुपये का माल बेचा लेकिन
10,000 रुपये वो पैसे आपको नहीं मिले, तो जो 10,000 रुपये क्या होंगे वो आपके बैड डेब्ट्स कहलाएंगे। वो क्यों नहीं मिले, हो सकता है वो फर्म बंद हो गई हो या फिर उसको घाटा हो गया हो एटसेट्रा। तो जितने पैसे डेटर से मिलने थे अगर वो डूब जाते हैं तो वो पैसा क्या कहलाता है, बैड डेब्ट्स कहलाता है। तो इसी से एक टर्म और निकल के आती है जिसको बोलते हैं हम इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया। अगर कोई फर्म या फिर बिजनेस एंटरप्राइजेस अपने क्रेडिटर्स का भुगतान नहीं कर पाती है, क्रेडिटर्स मतलब लेनदार, जिन जिन लोगों को पैसा देना होता है, अगर वो पैसा देने में एबल नहीं है अपनी सारी एसेट्स बेचने के बाद भी, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, इंसॉल्वेंसी कहलाती है। और वो फर्म क्या कहलाती है, इंसॉल्वेंट कहलाती है। सॉल्वेंट इसका अपोजिट होता है। अगर कोई भी फर्म क्रेडिटर्स को पे करने में एबल है, अपने क्रेडिटर्स को पे कर सकती है, तो वो सॉल्वेंट है। और जितने भी बिजनेस चलते रहते हैं वो सारे के सारे सॉल्वेंट होते हैं, क्योंकि अगर बिजनेस इंसॉल्वेंट हो जाता है तो फिर वो बंद हो जाता है, फिर वो काम नहीं करता है। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए थैंक यू, साथ ही साथ वीडियो देखने के लिए भी थैंक यू।